Hello everyone. Today we'll be starting with a new chapter of Unit 1 of Indian Economy and that is Economic Reform since 1991. So previously chapter में हमने ये पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे इन ऑर्डर टू डेवलप द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एज वेल एज द फॉरेन सेक्टर. बट स्टिल ये देखा गया था कि बहुत लंबे समय से इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस तो फेस कर ही रही थी. Although India followed a mixed economic model, but still पब्लिक सेक्टर को एक डोमिनेंट रोल दिया गया था एंड प्राइवेट सेक्टर वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड. ऑल्सो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दी गई थी एंड प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट दी गई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ और प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बिल्कुल भी कर ही नहीं पाई थी. तो यहाँ पर अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें एक नीड थी कि हम ऐसे रिफॉर्म्स मेजर्स इंट्रोड्यूस करें सो दैट हम इंडिया को डेवलप कर सकें. So finally in 1991 economic reforms introduced हुए and these economic reforms are also known as the new economic policy. New economic policy 1991 NEP, correct? So new economic policy में हमने तीन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी. कौन कौन सी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम ऑल्सो वी take it as LPG policy of 1991 and LPG policy was introduced by Dr. Manmohan Singh who was the finance minister at that particular time. तो अब हम इलाबोरेट कर कर पढ़ेंगे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों थी. ओके, सो लेट्स स्टडी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी. ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को हमें याद करने के लिए आई विल शेयर एन एक्रोनिम विद यू एंड दैट इज सेंड हिम पीडीएफ. ओके, सेंड हिम पीडीएफ. हम ये एक्रोनिम यूज करेंगे, इससे आपको 6 के 6 रीजन है ना बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे. ओके, H stands for huge burden of debt, I stands for inflationary pressures, M stands for inefficient management, P stands for poor performance of public sector, D stands for deficit in balance of payment account and S stands for fall in the foreign exchange reserves. ठीक है, तो एक एक कर कर 6 के 6 हम रीजंस पढ़ लेते हैं. सबसे पहला रीजन क्या है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था. बहुत ही कम ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. ऑल्सो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा लॉसेस भी इनकर कर रहे थे. सेकेंड वी हैव डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? अगर इंडिया को किसी भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कुछ भी ट्रेड करना है, कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी सारी की सारी जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. सो इधर हुआ क्या था कि इंडिया में टैरिफ और कोटा इम्पोज कर दिए गए थे, बट स्टिल अभी भी एक्सपोर्ट वाज वेरी लेस दैन द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट. यानी कि इंडिया इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी एज कम्पेयर टू जितना इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी. ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन पेमेंट्स वर more than the foreign receipts, जिसकी वजह से there was a deficit in the balance of payment account. Okay, next we have inflationary pressures. So basically increase in the money supply and due to shortage of the essential goods के prices में there was a consistent rise, जिसकी वजह से इकोनॉमी में inflationary pressures आ गए थे. ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन करेंसीज होते हैं जो कि हमें चाहिए अगर हम किसी फॉरेन नेशन के साथ हमें कोई ट्रेड करना है. तो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज़्यादा कम हो गए थे कि हम 2 हफ्ते से ज़्यादा इम्पोर्ट को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमारी कोई भी इंटरनेशनल बोरोइंग्स थी, अगर हमने कुछ भी इंटरनेशनल लेंडिंग्स ले रखी थी, तो हम उस पर इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे. अगर हम एग्जिस्टिंग पर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं पे कर पाएंगे और फर्दर लोन भी हम नहीं ले पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स वर वे मोर देन देयर रेवेन्यू, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फेस ह्यूज बर्डन ऑफ द डेट. नेक्स्ट वी हैव इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि इंडिया में देयर आर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब इन सबको चैलेंजेस को
ओवरकम करने के लिए इंडिया को बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू, इतना पैसा था ही नहीं। ऑल्सो जो दूसरे सोर्सेज होते हैं लाइक टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, उधर से भी इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा था। ओके, सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो कर कर हम एक बार इसको रीड भी कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो बेसिकली एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक enterprises the overall performance was very disappointing. Okay, considering huge losses incurred by the good number of public sector enterprises, गवर्नमेंट के लिए अब एक नेसेसरी हो गया कि हमें रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। Okay, next we have deficit in the balance of payment account. So basically, foreign payments for imports exceeded the foreign receipts for exports. Clear? Even after imposing heavy tariff and fixing quota, there was sharp rise in the imports. Correct? Next, we have inflationary pressures. So basically due to increase in the money supply and due to shortage of the essential goods, there was a consistent rise in the general level of prices, which led to inflationary pressures. Okay. Now, next we have the fall in the foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves are also known as forex reserves or FX reserves. So these are basically the external assets like convertible paper currency, gold, special drawing rights. So these are held by the central bank. Okay, so अब ये foreign exchange reserves बहुत ज़्यादा inadequate थे। inadequate क्यों थे? बिकॉज हमारे पास इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए 2 हफ्ते से ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। एंड सेकेंड, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इंटरनेशनल लेंडर्स को हम इंटरेस्ट दे पाए। क्लियर? सो नो मोर, और कोई और कंट्री भी हमें लेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। क्लियर? Now, fifth reason is huge burden of debt. So basically the expenditure of government was much higher than their revenue, जिसकी वजह से India faced huge burden of debts. Okay, next we have inefficient management. So basically India को बहुत सारा पैसा चाहिए in order to meet the challenges like unemployment, poverty and population explosion. But India के पास बिल्कुल भी additional revenue नहीं आ पा रहा था to sustain all of them. Okay, moreover, government was not able to generate sufficient revenue from internal sources like taxation, running public sector enterprises, etc. Okay, so I hope ये 6 के 6 reasons सबको clear है। Okay, now ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज योर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 3 to 4 मार्क, और इवन इट कैन कम फॉर 6 मार्कर क्वेश्चन। यानी कि आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ओके। नाउ सिंस अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि हम जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उसके लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत थी। ओके, सो बेसिकली इंडिया फेस्ड अ क्राइसिस इन 1991, तो जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी। तो फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए हमने 2 इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया था। कौन कौन से? फर्स्ट इज योर IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड सेकेंड इज द वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक 2 इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करा इन ऑर्डर टू गेट सम फाइनेंशियल हेल्प, बिकॉज इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। ओके, अब इससे क्या होगा? अब इधर जितने भी हमने जितना भी लोन लिया है फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये हमने इसलिए लोन लिया है सो दैट गवर्नमेंट कैन नाउ इंट्रोड्यूस द न्यू सेट ऑफ पॉलिसी विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहाँ से लोन लिया। इंडियन गवर्नमेंट टुक लोन फ्रॉम World Bank, okay, which is also known as International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD. Okay, and also India also approached IMF, International Monetary Fund. ठीक है, तो ये 2 institutions हैं जहाँ से इंडिया ने लोन लिया था। Okay, now इंडिया ने लोन कितने अमाउंट का लिया? इंडिया took a loan of $7 billion, that is इंडिया ने 700 करोड़ का लोन लिया था फ्रॉम IMF and World Bank. Clear?
अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई और कंट्री लोन तो नहीं दे रही थी, बट फिर भी हमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया। अब हमें ऐसे लोन नहीं मिलेगा, उसके बदले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कुछ ना कुछ शर्तें जरूर रखेंगे, जिसके बेसिस पर ही वो हमें 700 करोड़ का लोन दे रहे हैं। ओके, तो वो शर्तें क्या थी वो देख लो। सबसे पहली शर्त ये थी दैट रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे जितनी भी पाबंदियां लगा रखी है उनको रिमूव कर दो। सेकेंड, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बहुत सारी एरियाज में जो रोल है ना उसको थोड़ा सा कम कर दो और वो प्राइवेट को भी दे दो। थर्ड, रिमूविंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इंडिया ने जितनी भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दो। ओके, सो इंडिया हैज अग्रीड टू द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जिसके बाद से इंडिया इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी which was also known as LPG policy in the year 1991. Okay, now अब हम LPG policy यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अच्छे से रीड करेंगे। ओके, सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। ओके, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है ये इसकी दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इट हैज बीन क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। ठीक है, मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द स्टेबलाइजेशन मेजर एंड सेकेंड इज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ठीक है, तो ये दोनों मेजर आपके अगेन एग्जाम में 3 to 4 मार्क के आ सकते हैं, कि ये आ सकता है क्वेश्चन कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन से दो मेजर्स हमने इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, फर्स्ट इज द स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ये वो मेजर्स होते हैं जो कि हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। एंड सेकेंड इज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ये वो मेजर्स होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको कोल्ड हो जाता है, तो हम इमीडिएटली उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम इमीडिएट एक्शन कुछ ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। एंड लॉन्ग टर्म में हम उन्हें यही गाइड करेंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो, ठंडा पानी मत पियो, एंड कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, एंड मौसम से बचा कर रखो अपने आप को। ठीक है, तो ये हम लॉन्ग टर्म मेजर्स देंगे उनको। ठीक है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर इम्यूनाइजेशन और वो जल्दी बीमार ना पड़े। ठीक है, सिमिलरली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी दो मेजर में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले इमीडिएट एक्शन हमने लिया जिनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स यानी कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स, एंड फिर उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी मेजर्स लिए जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है, सो इमीडिएटली हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें जरूरत है टू करेक्ट द वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स इंट्रोड्यूस करे। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में हम क्या चाहते हैं, वी वांटेड टू improve the efficiency of the economy, and second, we wanted to increase the international competitiveness by removing all the rigidities. Clear? तो I hope ये दो स्टेबलाइजेशन एंड दो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्लियर हैं सभी को। वेरी नाइस। ऑल राइट, नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने कौन कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है हम वो पढ़ने वाले हैं। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वी हैव इंट्रोड्यूस 3 पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, also known as LPG, and these were the 3 supporting pillars of the Indian economy. ठीक है, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हमने देयर वाज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पॉलिसी, रिप्लेसमेंट ऑफ अ पॉलिसी विच वाज नोन एज LQP टू LPG। ठीक है, तो पहले वी वर फॉलोइंग LQP पॉलिसी जिसको हमने रिप्लेस कर दिया विद LPG पॉलिसी। ठीक है, LQP मतलब सबसे पहले वी अर्लियर यूज्ड टू हैव लाइसेंसेस फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, जो कि चेंज हो गया टू लिबरलाइजेशन। सेकेंड, वी हैड कोटास फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि चेंज हो गया टू प्राइवेटाइजेशन। एंड थर्ड, वी हैड परमिट्स फॉर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो कि चेंज हो गया टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको। LQP टू LPG, अगेन ये आप मार्क कर सकते हो फॉर MCQ। क्लियर? नाउ अब हम इलैबोरेट करके पढ़ेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या है।
ओके, फर्स्टली वी हैव लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. देखो सिंपल सी बात है, अब एक बच्चा है वो 18 प्लस हो चुका है, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसको थोड़ी सी फ्रीडम दें. ओके, तो उस बच्चे पे जितनी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं ना, वो हमें सबसे पहले हटानी है. ठीक है, देयरफॉर रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. अब देखो, अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है, सो अब जो डिसीजन पहले उस बच्चे के लिए पेरेंट्स ले रहे थे, अब पेरेंट्स को बच्चे को खुद ही वो डिसीजन लेने देना चाहिए. ठीक है, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, नाउ हमें बच्चा थोड़ा और फ्री छोड़ देना चाहिए सो दैट वो और न्यू फ्रेंड्स बनाए एंड बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर कर अपनी डेवलपमेंट कर सके. ठीक है, जिसकी वजह से हमने उसको आप रिलेट कर सकते हो विद ग्लोबलाइजेशन, यानी कि नाउ देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो ये हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमने एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. क्लियर? तो हम एक एक कर कर तीनों पॉलिसीज के बारे में पढ़ने वाले. ओके, सबसे पहले कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी एंड दैट इज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी. ठीक है, अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू, लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. क्लियर है ये सबको? ओके, सो लिबरलाइजेशन में क्या था? लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स deregulation and reduction of the government control and greater autonomy of the private investment to make economy more competitive. Clear? Under this process, business is given free hand and is allowed to run on a commercial lines. Clear? Now, what was the purpose of liberalization? Liberalization का purpose क्या था? दो purpose: to unlock the economic potential of the country by encouraging private sector. Clear? Second, to introduce much more competition into the economy. Clear? तो लिबरेशन का मतलब क्या होता है? इस पे अगेन 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, now we'll study the economic reforms which were introduced by the government under liberalization. So this is very very important topic. Okay, बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को. ओके, सो लिबरलाइजेशन के अंडर हमने 5 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे. एंड 5 रिफॉर्म्स के लिए मैं आपको एक एक्रोनिम बता देती हूँ. एक्रोनिम हम यूज कर रहे हैं फैट टू फिट. ठीक है, एक्रोनिम दैट वी आर यूजिंग इज फैट टू फिट. ओके, सबसे पहले F stands for financial sector reforms, T stands for tax reforms, then F stands for foreign exchange reforms, then I stands for industrial sector reforms, and then lastly T stands for trade and investment policy reforms. तो इस चैप्टर में ये पांचों रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? अब इंडिविजुअली हर एक रिफॉर्म, कोई भी एक रिफॉर्म आपका 3 to 4 मार्क का अलग से पूछा जा सकता है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक एक करके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर रेफर्स टू द in financial institutions like commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. Clear है? क्लियर? तो ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. ओके, सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंडर हमने कुछ मेजर्स लिए, अभी के कर कर हम वो मेजर्स पढ़ते हैं. ठीक है, अब इन 4 मेजर्स के लिए हम अगेन एक एक्रोनिम यूज करेंगे. एक्रोनिम आई एम टेलिंग यू, एक्रोनिम हम जो यूज करने वाले हैं दैट इज RBI is the functioning of private bank. RBI is the functioning of private bank. Okay, RBI stands for change in role of RBI. Okay, then E stands for ease in the expansion process. Then functioning का हम सिर्फ F ले रहे हैं, that is increase in the limit of foreign investment. Then private bank का हम ये origin of private bank. ठीक है, तो ये हमने 4 पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करे अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. क्लियर?
ओके, नाउ की कर अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। देखो सिंपल सी बात है, अर्लियर आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म इंट्रोड्यूस करता है, एंड वो सब कुछ एक कमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने पड़ते हैं। बट अब हमने ये चेंज करा कि आरबीआई का जो रोल था रेगुलेटर से अब हम उसको फैसिलिटेटर बना पाएंगे। तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी to make their own decision. ठीक है, so this particularly means that that financials India, they were regulated by various norms and regulations of the RBI. ठीक है, and RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves and fixes the interest rate and the nature of lendings to various sectors. But now, one of the major aims of financial sector reforms was to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of the financial sector. Now, financial sector may be allowed to take decision on many matters without consulting RBI. Okay, एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन तो उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, यानी कि पहले सिर्फ पब्लिक बैंक्स थे, ठीक है, बट अब पब्लिक के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, जो कि हमें बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे एंड बेटर सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करते थे। ठीक है, सो इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ private sector banks, Indian as well as foreign. Okay, Indian banks like ICICI and foreign banks like HSBC. That is Hong Kong Shanghai Banking Corporation. So this increased the competition and benefited the consumer through lower interest rate and better services. ठीक है, now third we have increase in the limit of foreign investment. तो देखो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, अब उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने की लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई थी। कितनी हो गई थी? सो द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%. क्लियर? सो वेरियस foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds, pension funds are now allowed to invest in the Indian financial markets. Is this clear? All right. Now fourth reform क्या था? That was the ease in the expansion process. यानी कि अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी नई ब्रांच खोलनी है तो उनको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद वो ब्रांच वो अपने आप खोल सकते हैं, और उनके लिए उनको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। क्लियर? आई होप फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्लियर है सबको। नेक्स्ट वी हैव टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स बेसिकली फिस्कल पॉलिसी को रेफर कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी को रेफर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो टैक्सेस के लिए भी हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, और टैक्सेस के लिए हमने 3 रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे। कौन कौन से? उसके लिए अगेन हम एक एक्रोनिम बनाएंगे SIT, और यू कैन ऑल्सो यूज सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये वाला भी आप एक्रोनिम यूज कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई, या फिर S से वी हैव सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, देन I से वी हैव रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड थर्ड T से वी हैव रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्सेस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। रैशनलाइजेशन टैक्सेस का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे तो हर कोई टैक्स की चोरी करेगा सो दैट उनका पैसा जो है वो बचा रहे। बट वही गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा? गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्सेस के रेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, सो दैट लोग अपनी सेविंग्स को, सो दैट लोग अपनी वॉलंटरली अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सके एंड अपनी सेविंग्स को इनकरेज कर सके। ठीक है, सो बेसिकली so there was a continuous reduction in the income and corporate tax, as high tax rate was an important reason for tax evasion. Tax evasion मतलब टैक्स की चोरी का एक बहुत बड़ा रीजन था हाई टैक्स रेट्स। क्लियर? तो इसके बाद से गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट अ मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स, जिससे कि लोगों की सेविंग्स एनकरेज होगी एंड दे विल वॉलंटरली डिस्क्लोज देयर इनकम। ठीक है, सो द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स व्हिच वाज वेरी हाई अर्लियर has now been gradually reduced. ठीक है, second was the reforms in the indirect taxes, यानी कि we know
कि ये एक कंट्री है, एक नेशन है, तो एक नेशन है तो इतने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए, खाली एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा आपसे, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। सो efforts have been made to reform the indirect taxes. Tax levied on the commodities to facilitate the establishment of common national market for the goods and commodities. Clear? Third, we have that is simplification of process. यानी कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस को फिल करने का भी जो प्रोसेस वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत लेंदी था, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया सो दैट लोग अपने आप ही बहुत आसानी से टैक्स को फाइल कर सके। ठीक है, सो टू एनकरेज better compliance on part of taxpayers, many procedures have been simplified and the rates are also been substantially lowered. Correct? Okay. Now let's study something about goods and service tax. So the goods and service tax was passed in the parliament on 29th March 2017 and the act actually came into effect on 1st of July 2017. ठीक है, सो ये आपको ये दोनों डेट्स याद करनी है फॉर एमसीक्यू कि जीएसटी को कब पास किया गया था पार्लियामेंट में और वो एक्ट एक्चुअल में कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, ओके, आई होप टैक्स रिफॉर्म्स भी क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रिफॉर्म एंड दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में हमने दो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं, इसके लिए भी हम एक्रोनिम यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज रूपी। ठीक है, एक्सचेंज स्टैंड्स फॉर मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड रूपी स्टैंड्स फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। ठीक है, एक एक कर अब हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। नाउ डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी का मतलब क्या है, दैट फॉर एग्जाम्पल अगर पहले $1 की जो कीमत है ना वो थी 72 रुपीज, अब $1 की कीमत हो गई 90 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने अपनी ही करेंसी को दूसरी कंट्री के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक कर दिया। यानी कि पहले अगर किसी को भी इंडिया से कुछ खरीदना था तो $1 के बदले वो 72 रुपीज की चीज खरीदते थे, अब $1 के बदले वो 90 रुपीज की चीज खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से चीजें खरीदेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा वो इंडिया से चीजें खरीदेंगे उतना ज्यादा इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और जितना ज्यादा इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा उससे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है इट विल एक्सीड द इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया की सारी फॉरेन एक्सपेंडिचर विल नाउ रिड्यूस एज कंपेयर टू द फॉरेन रेवेन्यू, यानी कि इंडिया के पास अब ज्यादा पैसा आएगा जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी ही करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक कर दिया था। क्लियर है ये बात? ओके, नाउ डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वाइस एनी फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ country। ठीक है, सो 1991 में टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रूपी वाज devalued against the foreign currency. This led to increase in the inflow of the foreign exchange. Okay, I hope clear है ये। all right, now next we have exchange market determination of exchange rate। ठीक है, अब हमने क्या करा था, हमने रुपी को फ्री छोड़ दिया था कि अब जो भी रेट डिसाइड होगा ना इंडिया एंड किसी फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज रेट जो भी डिसाइड होगा वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होगा। ठीक है, विच मीन्स दैट डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस के इंटरसेक्शन पे जो भी एक्सचेंज रेट आ रहा है वही हमारा एक्सचेंज रेट फाइनली डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, सो इट वाज आल्सो सेट the tone to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from the government control. As a result, market forces of demand and supply determine the exchange value of rupee in terms of the foreign currency. Okay, so I hope foreign exchange market में भी जो भी reforms introduce करे गए वो clear है सबको। Okay, good. Now we have the fourth reform, दैट वॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे, अब उसके लिए भी हम एक्रोनिम कर रहे हैं। एक्रोनिम इज
प्लीज सेंड माई आइसक्रीम। देखो अब जो एक्रोनिम है ना थोड़े से आपको वियर्ड लग सकते हैं, बट ये एक्रोनिम आपको बहुत हेल्प करेंगे सारे पॉइंटर्स को याद करने में। ओके, सबसे पहले प्लीज का हम पी लेंगे। पी स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट सेंड का हम एस लेंगे, इट रेफर्स टू डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट एम स्टैंड्स फॉर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि MRTP एक्ट। लास्ट आई स्टैंड्स फॉर रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्लियर है? ओके, आई होप ये चारों रिफॉर्म्स क्लियर है। ठीक है, एक एक कर हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है या फिर सेटअप करना है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत लेनी पड़ती है, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री को नए यूनिट सेटअप करने या फिर एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई करना तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ऑल्सो बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइसेंस चार्ज, तो बहुत सारे जो लाइसेंसिंग थे वो रिड्यूस हो गए थे। अब सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, विच फर्दर रिड्यूस टू ओनली 5 इंडस्ट्रीज। सो 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, ये 5 इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज है? दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। तो इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी किसी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नाउ सेकेंड वी हैव डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो डिक्रीज हो गया था। कैसे डिक्रीज हो गया था? पहले पब्लिक सेक्टर 17 से 8 इंडस्ट्रीज तक आ गया था। ये हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रही थी। तो जो 17 वाला नंबर है वो रिड्यूस होकर 8 हो गया, जो फर्दर 2010-11 में रिड्यूस होकर सिर्फ 3 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट के अलावा किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर पाएंगी, मैन्युफैक्चर कर पाएंगी, बट अब ये सारी की सारी जो हमने रिजर्वेशन दे रखी थी प्रोडक्ट्स की टू द SSIs, वो अब हमने डी रिजर्व यानी कि हटा दी थी बिल्कुल। ठीक है, ऑल्सो जो भी हमने SSIs पे जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले थी, इट वाज 5 लाख रुपीस, उसको बढ़ा दिया था टू 1 करोड़ रुपीस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी एंड ज़्यादा इनकम जनरेशन हो पाएगी। ठीक है, सो द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पब्लिक ऑन टू स्मॉल अंडरटेकिंग्स वाज एनहांस्ड टू 1 करोड़ रुपीस फ्रॉम 5 लाख रुपीस। क्लियर? Next, we have the monopolies and restrictive trade practices. That was the MRTP Act. यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है या फिर नई अंडरटेकिंग स्टैब्लिश करनी है, मर्ज करना है, अमालगमेट करना है, तो इन सब के लिए प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। परमिशन वगैरह इन सब के लिए एलिमिनेट हो गई थी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर ना आपको एक MCQ के लिए याद करना है। क्या याद करना है वो देख लो। दैट MRTP एक्ट जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से रिप्लेस कर दिया गया था, जो MRTP से कुछ ज्यादा ही लिबरल था। ओके, फर्दर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और 2 बार अमेंड हुआ था। पहले अमेंड हुआ था इन द ईयर 2007, उसके बाद वो अमेंड हुआ इन द ईयर 2009। ओके, तो आई होप आप सभी को इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट रिफॉर्म एंड दैट इज द 5th रिफॉर्म, दैट इज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, सो सारा का सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए भी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, कौन कौन से रिफॉर्म्स है आपके सामने लिखे। इसके लिए अगेन हम एक एक्रोनिम यूज कर रहे हैं और एक्रोनिम है QXMX। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज इट एज मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम से हम X और M लेंगे और क्वांटिटी का हम Q लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले Q स्टैंड्स फॉर रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है,
X stands for removal of the export duties, ठीक है. M stands for reduction in the import duties. ये ध्यान रखना that export duties को बिल्कुल रिमूव करा गया है, whereas import duties को थोड़ा रिड्यूस करा गया है, ठीक है. एंड लास्ट ठीक है, एंड लास्ट M stands for, ये गलत हो गया आई गेस, ठीक है. सो इधर क्या आएगा आपका QX MX. M दो बार आ रहा है, M दो बार आ रहा है, सो वी कैन राइट इट एज QMXM, ठीक है. QMXM हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है. सो इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम विच सिंपली मीन्स, ठीक है. तो इधर हमारा M आ गया, क्लियर है. तो बेके कर हम इसको पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, ठीक है. सो हमने यहाँ पर क्या करा है कि जितनी भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर, वो रिड्यूस कर दी गई है. यानी कि इससे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था पहले, इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो सारी जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव कर दी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, quantitative restriction on imports of manufactured consumer goods and agriculture products were fully removed from April 2001. Clear? Next we have the removal of export duties. यानी कि अगर हम कोई भी गुड को एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उससे क्या होगा, अगर हम उस पर टैक्स भी लगा देंगे तो हमारा गुड और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसके कारण हमारे गुड की फॉरेन मार्केट में डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव कर सके, सो दैट वी कुड इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ द इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है. नाउ थर्ड वी हैव द रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़. यानी कि हम जो भी इंपोर्ट करते हैं गुड को, उस पर हमने कुछ टैक्स लगा रखा था, बट अब हम क्या करेंगे, अब हम उस इंपोर्ट ड्यूटी, उस टैक्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है. सॉरी, उस टैक्स को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे. रिड्यूस क्यों करेंगे, सो दैट अब हम इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी गुड्स हैं, उनको रॉ मटेरियल है वो कम रेट ऑफ कम सस्ते बेटर प्राइसेस पर बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर सके, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट the domestic industries, India was following a regime of the quantitative restriction on the imports, ठीक है. This will help them to reduce to improve the competitive position of the domestic industries as it enable to import raw material at a better price, ठीक है. Now नेक्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि हजार्डियस एंड इन्वायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्री. इन इंडस्ट्रीज को छोड़कर अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है, कोई भी इंडस्ट्री इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए लाइसेंस देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है. इससे क्या होगा, दिस विल एनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एट बेटर प्राइसेस विच रेज देयर एफिशिएंसी एंड मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव. क्लियर है ये बात? ओके. सो आई होप आप सभी को ये सारे के सारे रिफॉर्म्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. अब हम एक बार ये सारे के सारे रिफॉर्म्स का क्विक रिकैप कर रहे हैं. सो कौन से रिफॉर्म हमने, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी अब हमने आज की क्लास में पढ़ी? आज हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का. क्लियर? ठीक है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लिबरलाइजेशन, पहले ये बताओ. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. तो लिबरलाइजेशन को जब हमने इंट्रोड्यूस करा, तो इसके अंदर हमने 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे. उसके लिए भी हमने एक्रोनिम करा था, दैट वाज फैट टू फिट, यानी कि FT2FIT, ठीक है. अब इसके अंदर हम एक एक करके सारे रिफॉर्म्स पढ़ने वाले. सबसे पहले जो हमने रिफॉर्म करा, दैट वाज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो रिफॉर्म हमने लिए, ठीक है. इसके लिए अब हमने एक्रोनिम करा था, दैट वाज RBI is the functioning of private banks, ठीक है. RBI is the functioning of private bank. RBI stands for change in role of RBI, यानी कि अब RBI रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया था. नेक्स्ट, E stands for ease in expansion process,
यानी कि अब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर एक्सपैंड करना है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद वो एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनिंग का एफ स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गई थी टू 74%। ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट बैंक, इट वाज ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। इसका मतलब क्या है, अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स यानी कि इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स अब सेटअप हो गए थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टी। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे टैक्स के लिए भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। इसके लिए हमने एक्रोनिम करा था SIT और सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल S स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर किसी को इनडायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स फिल करना है, भरना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया था। ओके। नेक्स्ट आई स्टैंड्स फॉर रिफॉर्म्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिफॉर्म लिए गए थे, यानी कि यहाँ पर GST इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड टी स्टैंड्स फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्स इवेजन से बचने के लिए और लोगों की सेविंग्स बढ़ाने के लिए और वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर करने के लिए टैक्सेस के रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया था। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर है सभी को। ग्रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी लिए गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के लिए हमने एक्रोनिम करा था, दैट वाज एक्सचेंज रूपी। ठीक है। एक्सचेंज स्टैंड्स फॉर मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि हमने अब रुपी को फ्री छोड़ दिया था कि रुपी की वैल्यू जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही फिक्स होगी। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव रुपी, यानी कि इधर हमने पढ़ा था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, विच मीन्स दैट कि इंडियन की गवर्नमेंट ने खुद ही रुपी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया था, वीक कर दिया था, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके एंड हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाए, सो दैट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सके। क्लियर है ये बात? ओके। नाउ नेक्स्ट जो रिफॉर्म लिया गया था दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए हमने एक्रोनिम क्या किया था, प्लीज सेंड माय आइसक्रीम। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल P स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया फ्रॉम 17 टू ओनली सबसे पहले पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हुआ फ्रॉम 17 टू 8 एंड देन टू ओनली 3 इंडस्ट्रीज। ठीक है। उसके बाद S स्टैंड्स फॉर डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि पहले कुछ प्रोडक्ट्स तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर करेगी, बट अब वो रिजर्वेशन को हटा दिया गया था। नेक्स्ट M स्टैंड्स फॉर MRTP एक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को अमालगमेट करना है, वाइंड अप करना है, एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। देन I स्टैंड्स फॉर रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, विच मीन्स अगर किसी भी इंडस्ट्री को पहले लाइसेंस लेने की जरूरत थी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई और सेटअप, तो वो नहीं लेने की जरूरत। ठीक है। इनफैक्ट जो इंडस्ट्रीज है वो रिड्यूस हो गई थी, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस लेने की जरूरत थी। अब क्लियर है ये बात? ओके, वेरी नाइस। नाउ लास्ट रिफॉर्म जो हमने लिया था दैट वाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है,
तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के लिए हमने एक्रोनिम क्या किया था, दैट वाज मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले एम स्टैंड्स फॉर रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, यानी कि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी ड्यूटीज को रिड्यूस करा जाए सो दैट हमें फॉरेन मार्केट से बेटर प्राइसेस पे रॉ मटेरियल मिल सके। एक्स स्टैंड्स फॉर रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो भी हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जो भी हमने ड्यूटी लगा रखी है उसको रिमूव करो सो दैट हम फॉरेन मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट एस्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट एम स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, then next M stands for removal of import licensing system, यानी कि अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट Q stands for removal of quantitative restrictions on import and export, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उसको अब हमें रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये लिबरलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इसमें से कोई भी एक रिफॉर्म आपका 3 to 4 मार्क का पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्रोनिम से कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये सारा याद करना। क्लियर है? ओके, सो इन टुडेज सेशन वी हैव कवर्ड अबाउट लिबरलाइजेशन एंड in the next session we'll study about globalization and privatization. Okay, thank you so much for watching.